बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजूद गुफ्तगू है कि मुआहदा बै जो है वो किस तरह उसको ड्राफ्ट करना चाहिए और वो कैसे मौसर साबित हो सकता है। ये हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि मुआहदा बै जिसकी बुनियाद पे आगे एक आपने डिग्री लेनी है या एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हासिल करना है, उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाए, उसके लवाजमात क्या हैं, what are necessities and essentials for that। इसके लिए कोई तवज्जो होनी चाहिए पूरी की पूरी, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक्चुअली और रियली लीगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट समझा जाए। तो उसके लिए हमारी सोसाइटी में या हमारे ख़ास तौर पर पंजाब में या हमारे इन अजला में तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनपढ़ किस्म के लोग जो वसीका नवीस अपने आप को कहते हैं, जिनकी कोई ना ट्रेनिंग होती है ना उनको कोई पता होता है, वो बाहर बैठे होते हैं। कोई रिटायर पटवारी होता है, कोई रिटायर मुंशी होता है, कोई रिटायर और होता है, तो उनसे बैठ के वो लिखवा लेते हैं। दे डू नॉट नो दी एसेंशियल्स ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल कि हाउ इट मे बी ड्राफ्टेड। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इसकी बुनियाद पे काफ़ी केसेस होते हैं अदालतों में, और अगर बेसिक डॉक्यूमेंट करेक्टली एंड राइटली ड्राफ्टेड हो तो फिर उसकी बुनियाद पे रिलीफ हासिल किया जा सकता है। तो एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है? तो इसको मुआहदा बै उर्दू में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट फॉर सेल होता है ये। यानी पहले एक मुआहदा होता है फ्री कैन के दरमियान, वेंडर और वेंडी के दरमियान, कि वो कहता है मैं ज़मीन देना चाहता हूँ, वो कहता है मैं लेना चाहता हूँ। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इसमें बाकायदा होती है और इसमें बाकायदा बारगेन सेटल होता है, और इसमें एक अर्नेस्ट मनी यानी कुछ पैसे पहले दिए जाते हैं, कुछ रकम जो है वो बाद में देने का इकरार किया जाता है, और उसमें बताया जाता है कि इतनी देर में रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो तस्दीक करवा दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसके ताबे ये पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो फिर इसको एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये मुआहदा जात जो हैं ये कानूनी तौर पे वकूफ़ पज़ीर होते हैं, और देखना यह है कि हु कैन कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफ़ी सारा मवाद मौजूद है, सेक्शन 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 तक ये सारा मामला है कि एलिजिबल कौन है, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। वो ये है कि वो बालिग होना चाहिए, उसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त होना चाहिए, उसकी कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, और वो उस पर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या उस पर कोई कोर्शन या उस पर कोई अनडी इन्फ्लुएंस का कोई शायबा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आज़ाद मर्जी के साथ वो एग्रीमेंट जो है वो कराए और अपनी ऑफर करे और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। उसकी कंसिडरेशन होनी चाहिए, उसका बार्गेन सेटल होना चाहिए, और उसके पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी बाकायदा उनका आपस में तय पाया जाना चाहिए कि पोजेशन दिया जाएगा अभी या बाद में दिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, और इसके अलावा और भी कोई शराइत हों तो वो भी तय होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट में हमेशा शराइत होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई जाती हैं, और जब वो टर्म्स एंड कंडीशन तय पा जाती हैं तो फिर वो बाकायदा अगर वो ड्राफ्टेड हो कन्वेंसिंग लॉ के मुताबिक, लॉ कन्वेंसिंग के मुताबिक अगर वो ड्राफ्टेड होता है सही तौर पे, तो फिर वो एक जायज़ और मुनासिब और वैलिड एग्रीमेंट तस्वर किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द एसेंशियल्स, लवाजमात क्या हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने मुआहदा बै के बारे में हमेशा स्टैम्प पेपर जो है उसकी मालियत का तयन कर रखा होता है। किसी ज़माने में 4 रुपये पे लिखा जाता था, किसी ज़माने में फिर बाद में 50 रुपये पे लिखा जाने लगा, फिर 100 रुपये पे लिखा जाने लगा। आजकल जो है वो 1250 रुपये का स्टाम्प पेपर मिलता है पंजाब बैंक से, और उस पर लिखना चाहिए। और ये क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया? होता ये था कि स्टैम्प वेंडर से मिलकर एंटी डेटेड स्टैम्प हासिल किए जाते थे और एग्रीमेंट बनाए जाते थे। इस फ्रॉड को रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये लाजिम करार दे दिया कि अगर आपने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट टू सेल लिखना है तो देन यू मस्ट गेट दैट फ्रॉम द पंजाब बैंक। वो वहां से मिलेगा आपको, और वो उसमें कोई फ्रॉड धोखा नहीं होगा, वहां से खरीदा जा सकता है। अब ये स्टैम्प पेपर की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि गवर्नमेंट पैसे लेती है उस पर,
और एक आपको कागज़ मुहैया करती है कि जनाब इस पे लिखें, और ये एक सेफ गार्ड है, यानी समझा जाता है गवर्नमेंट के कागज़ पे लिखा जा रहा है तो ये बेहतर तरीके से लिखा जाएगा, इसमें कोई फ्रॉड का जो शायबा है वो कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि यू हैव टू रिटर्न द एग्रीमेंट टू सेल ऑन द स्टैम्प पेपर। तो ये तो बुनियादी बात है। ये मुआहदा ये जरूरी नहीं है कि स्टैम्प पेपर पे लिखा जाए, ज़ुबानी भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ये किसी और पेपर पे भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिखें जो प्रेस्क्राइब किया गया हो बाय द गवर्नमेंट। तो वो आजकल पंजाब बैंक से मिलता है, उसमें आप लेके उस पर ये मुआहदा आपने लिखवाना है या लिख के देना है। इसमें दो पार्टीज होती है, एक वेंडर होता है, एक वेंडी होता है, एक सेलर होता है, एक परचेजर होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मुआहदा हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन के ताबे होता है। बाद लोग कहते हैं जी रसीद है मेरे पास, जी मैंने पैसे दिए हुए हैं, सिर्फ रसीद जो है, रिसीप्ट जो है, डेट इज नॉट एग्रीमेंट टू सेल, और इससे सख्ती से मना किया गया है। अदालतों ने इसको तस्लीम ही नहीं किया इस बात को। या बाद लोग कहते हैं मैंने टोकन दिया हुआ, टेक अगर टोकन में कोई शरायत नहीं है लिखी हुई, कोई एग्रीमेंट वगैरह का, वो उसमें अगर ये लिखा जाता है कि ये मैं टोकन दे रहा हूँ और एग्रीमेंट बाद में लिखा जाएगा, तो वो एग्रीमेंट टोकन को तस्वर नहीं किया जाए, एग्रीमेंट उसको तस्वर किया जाएगा जो बाद में लिखा जाएगा। तो टोकन की बुनियाद पे आप नहीं कह सकते कि मुझे कोई रिलीफ दिया जाए कोर्ट से, या एक रसीद ले लें, वो डेट इज नॉट एग्रीमेंट टू सेल। उसके लवाजमात ही पूरे नहीं। मैं अभी बताता हूँ लवाजमात क्या होते हैं। या बाद लोग जो हैं आड़ती साहबान, वो पैसे देते रहते हैं और वो दस्तखत करवाते रहते हैं कि ये फलां प्रॉपर्टी की सेल के बारे में ये मैं पैसे दे रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड। उसके लिए बाकायदा जो है वो ड्राफ्टिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब प्रिंसिपल्स as settled by the superior judiciary, superior courts and as well as law of conveyancing। बड़ा अहम लॉ है जिसमें बताया जाता है कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। वो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ की क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उसको उसका तरीकाकार बताया जाता है, तो उसको बाकायदा तौर पे अडॉप्ट करना चाहिए। देखे ना वो क्लास साहबान जो है उन्होंने लॉ ऑफ कन्वेंसिंग पढ़ा होता है, तो दे आर द कॉम्पिटेंट पर्सन टू ड्राफ्ट द डीड्स। दस्तावेजात वकला साहबान को लिखनी चाहिए, ये उनका काम है, ये दे नो द ट्रेंड ऑफ द लॉ विच इज अवेलेबल। लेकिन एक अनपढ़ आदमी के पास हम जाते हैं, उससे लिखवाते हैं, तो उसके नतायज क्या निकलते हैं कि वो कामयाब नहीं होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपका कुछ सौदा मुआहदा तय हो किसी के साथ, क्योंकि इमोल प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व होती है, बहुत बड़ा रकम दी जाती है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन आती हैं, राइट्स क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ऐसे बंदे के पास चले जाएं जिसको पता ही नहीं है किसी बात का। तो एक्सपर्ट के पास जाए। एक्सपर्ट, हु इज एक्सपर्ट? ओनली एन एडवोकेट इज एक्सपर्ट। ही कैन ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स सेटल्ड बाय द सुपीरियर जुडिशरी, तो उसके मुताबिक वो ड्राफ्ट करके देगा। तो पहली बात तो ये है कि ये आपने करना ये है कि जब आपको ख्याल आए कि कोई मुआहदा हमने करवाना है, तो फिर देन यू हैव टू परचेज द स्टैम्प पेपर फ्रॉम द पंजाब बैंक, और देयर आफ्टर you may approach to the competent person who is eligible to write any deed in your favor, who is an advocate, वो वकील है जिसने पढ़ा हुआ लॉ, उसके पास जाए। आप उनके पास चले गए, अब क्या क्या लवाजमात हैं। लवाजमात पहले हैं कि जो नाम लिखने हैं ना उस पर, जो नाम पार्टीज के नाम वो क्लियर होने चाहिए, वो आइडेंटिफिएबल होने चाहिए। यानी वेंडर कौन है, वेंडी कौन है, उनका नाम पता मुश्किल सही सारा कुछ लिखना चाहिए। वेंडी का भी पूरा नाम पता लिखना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, दैट मस्ट बी आल्सो वेरी मच क्लियर अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। यानी अगर आप जरी जमीन खरीद रहे हैं तो यू हैव टू गेट द कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम द पटवारी एज वेल एज अराजी रिकॉर्ड सेंटर, जहाँ से वो अवेलेबल है वो आपको लें, और उसमें से डिस्क्रिप्शन लिखें। ये नहीं कि जुबानी कलम लिख रहे इतनी ज़मीन 7 एकड़ वाक़या चाह बेरी वाला मौज़ा फलां फलां मैं खरीद रहा हूँ, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। यानी मुआहदा बै में सर्टेनिटी होनी चाहिए
सर्टेनिटी से मुराद यह है कि यकीनी तौर पे जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी बाकायदा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी बात आ गई तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्रीमेंट जो है, जो प्रॉपर्टी है, दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर। वो वेग नहीं होनी चाहिए, उसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, वो पढ़ी जानी चाहिए, उसकी समझ आनी चाहिए कि आपने खरीदा क्या है, उसने दिया क्या है। तो ये बड़ा लाजिम है। इसके लिए पहले आपको पटवारी साहब से रब्ता करना चाहिए, वहाँ से बाकायदा उसकी डिस्क्रिप्शन लेके उसको बाकायदा कन्फर्म करें कि वाकई यही प्रॉपर्टी है। बेहतर तो ये है कि यू हैव टू सी द लैंड वेयर दैट इज सिचुएटेड, वेयर दैट एग्जिस्टेड, हु इज इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये भी थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि कल को ऐसी को हो सकता है वो लैंड ही कोई और तरह की हो, ख़राब हो, अच्छी ना हो, और आपने सिर्फ जो रिकॉर्ड देख के सौदा कर लिया। नहीं, सारी चीज़ें देखें, रिकॉर्ड भी देखें, लैंड को भी देखें, उस प्रॉपर्टी को भी देखें, उस मकान को भी देखें, उस दुकान को भी देखें जो आप खरीद रहे हैं, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो हासिल करें। अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन में दर्ज है तो वहाँ से पूरी तसल्ली करें। अगर कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड में दर्ज है तो वहाँ से पूरी तसल्ली करें। तो ये लाजिम है आपके लिए। तो ये नहीं है कि जल्दबाजी में जनाब किसी इनकम्पिटेंट पर्सन से वो इनसफिशेंट ग्राउंड्स की बुनियाद पे आपने वो डॉक्यूमेंट लिखवा लिया और बाद में जो मुसाइब या मुसीबतें आती हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना कि किस तरह। क्योंकि ये जो है ना एग्रीमेंट टू सेल वाली बात, इसको अगर आपको सूट फाइल करते हैं इसकी बुनियाद पे तो अदालतें ये कहती हैं ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। डिस्क्रिशनरी यानी सवाबदीदी दादरसी है, मर्जी अदालत की वो आपको रिलीफ दे या ना दे। लेकिन अगर आप फेयर हैं और आपने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की हुई है और आपका कंडक्ट बहुत अच्छा है और आप हर वक्त विजिलेंट हैं टू गेट द रजिस्टर्ड सेल रजिस्टर्ड इन योर फेवर, तो फिर अदालतें समझती हैं कि वाकई ये बंदा जो है बोनाफाइडली ये सारा काम इसने किया है और इसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, इसको रिलीफ देना चाहिए। लेकिन अगर आपको इसमें कमी पैदा हो जाती है या कोई डेफिशिएंसी आ जाती है या आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है या आप फेयर नहीं है या आप पैसे देने को तैयार नहीं हैं या टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करने के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की है, तो फिर अदालतें आपके हक में रिलीफ जो है वो सादर नहीं करती। इसको कहते हैं डिस्क्रिशन। तो इसलिए इसमें बड़ा एहतियात लाजिम है कि इसकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने गुजारिश की कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद आपको फिर बाकायदा शराइत पूरी, पैसे, उसकी रकम, उसका लेन देन कब होगा, कितने आप अर्नेस्ट मनी दे रहे हैं, कितनी बाद में देंगे, कब देंगे, कौन सी डेट को देंगे। अगर वो मुआहदा बै के मुताबिक जो शराइत है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड सेल डीड कराने में नाकाम रहता है वेंडर, तो फिर क्या वेदर द टाइम वुड बी द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या अगर वो फिर मुआहदा मनसूख तस्वर होगा और उसका बयाना जो है वो वेंडी का वो जो पैसे नहीं अदा कर रहा बकाया वो जब्त हो जाएगा या फोरफिट हो जाएगा। ये सारी शराइत आपने लिखनी है और कितना अरसा मुकर्रर हुआ है, किस तरह पेमेंट होगी, सारी की सारी। तो ये सारी शराइत लिखना ज़रूरी है। अब मैं एक डिस्क्रिप्शन बताना चाहता हूँ कि मुआहदे में और रसीद में या टोकन में या बाकी को तहरीरों में फ़र्क क्या है। मुआहदे में हमेशा शराइत होती हैं, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन दैट इज़ नॉट एग्रीमेंट। सिर्फ एक पैसे का लेन देन की सबूत होना ये दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए अब इसके बाद क्या मरला आता है, आपने वो लिखवा लिया, उसमें प्रॉपर्टी लिख ली, उसमें पार्टीज के नेम ठीक ठाक लिखे, उसने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपने दे दी, उसमें शराइत तय कर दी कि फलां तारीख तक रजिस्ट्री होगी, ये होगा वो होगा। ये अगर नहीं देगा तो बाकी जो भी आपने शराइत तय करना थी, मुआहदा मनसूख होगा या बयाना जब्त होगा, ये आपने लिखवा लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद बड़ी जो लाजिम और अहम चीज़ है दैट इज़ दी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अगर उसकी वायलेशन होगी तो फिर वो डॉक्यूमेंट तस्वर ही नहीं होगा। यानी सेक्ट आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत के मुताबिक कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिखा जाए उस पर कम से कम 2 गवाहान का होना लाजिम है, जिनको अटेस्टिंग विटनेसेस कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं गवाहान हाशिया। तो वो लाजमी, वो इंडिपेंडेंट किस्म के अच्छे गवाह होने चाहिए। ये पकड़ तकड़ के चांस विटनेसेस आप ना डालेंगे, वो कचहरी में कोई किसी अर्जी नुईस का या वसीका नुईस का क्लर्क जो है उसको गवाह बना लिया या
इधर उधर से आया हुआ लंबड़दार जो है उसको काबू कर लिया और उससे कहा जी आप मेरा गवाह बन जाए। गवाह आप लेके हैं साथ, और वो बेहतर गवाह हूं, वो आपके सारे मामलात से वाकिफ हों, वो दोनों गवाह आपको डालने चाहिए। उनको कहते हैं टेस्टिंग विटनेसेस, और वो लाजिम है। उसके बगैर यानी कानून अब ये तकाजा ये करता है कि अगर आपने उस आर्टिकल 17 जो है कानून शहादत, 3 और 17 की बात मैंने की है, 3 में तो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस है, और 17 में ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएं, जो भी लिखें, जो भी तैयार करें, उस पर कम से कम 2 गवाह ज़रूर बतौर टेस्टिंग विटनेसेस उनके दस्तखत करवाएं, उनके अंगूठे लगवाएं। लेकिन वो अगर आप एक गवाह डालते हैं तो फिर भी डॉक्यूमेंट जो है वो कानूनी तौर पे काबिल कबूल नहीं होगा। अगर एक औरत मौजूद है, यानी एक मर्द मौजूद है और बाकी कोई मर्द आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर 2 औरतों के दस्तखत करवाएं, उनको बतौर गवाह रखें। क्योंकि इसके पीछे फलसफा ये है कि अगर अदालत में अगर केस जाएगा तो अगर एक खातून बोलने लगती है तो दूसरे उसको याद करवा दें, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं। तो नतीजा ये निकला कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने ड्राफ्ट करना है, लिखना है, जिसमें कोई फ्यूचर एप्लीकेशन को लेन देन का मामला है, तो फिर यू हैव टू साइट 2 विटनेसेस, जिनको गवाहान आशिया कहते हैं, वो लाजमी। अगर एक गवाह है मर्द और नहीं है, तो फिर दूसरा 2 औरतें अगर मौजूद हैं तो उनको बतौर गवाह आप ले सकते हैं, उनके दस्तखत करवाएंगे, तो ये लाजिम है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कल को वो डॉक्यूमेंट जो है वो कानून शहादत के मुताबिक आर्टिकल 17 और 79 जो है उसके मुताबिक उसको साबित करना जरूरी होगा। अगर वो 17 के मुताबिक ड्राफ्टेड ही नहीं है, लिखा ही नहीं गया, और 79 के मुताबिक फिर आप कैसे 2 गवाह वहाँ पेश करेंगे कि उसको साबित करेंगे ये डॉक्यूमेंट मेरे हक में लिखा गया था। तो ये बड़ा जरूरी है, बड़ी एहतियात है। 2 गवाह लाजमी दें और वो कॉम्पिटेंट विटनेसेस हों, ठीक ठाक हों, कल को आपकी फेवर में शहादत दें, उनको देखता कि आप उनको टेस्टिंग विटनेसेस रखें। एक तो ये मेरी बात। दूसरी बात यह कि अगर पर्दा नशीन लेडी है जिससे आप ले रहे हैं, कोई घरेलू खातून है, कोई रूरल बैकग्राउंड की है, कोई बूढ़ी है, अम्मा जी हैं वो, तो ऐसी औरत के लिए लाजिम है, ये एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनका या हस्बैंड अगर जिंदा है वो साथ होना चाहिए, बतौर गवाह उसको डालें, या फिर बेटा है तो वो डाल दें। कोई भी उनका करीबी रिश्तेदार जो प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल करता है, जो बिल्कुल करीब हो उनके, उसको बतौर गवाह के आपको डालना है। प्रेफरेबली बेटा हो जाए, खामद हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको भी साथ शामिल कर लें, कल को अगर वो खातून कहती है मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो बूढ़ी थी, मैं तो अनपढ़ थी, मैं तो घरेलू औरत थी, मैं देहाती औरत थी, मुझे तो समझ ही नहीं है कि ये कैसे क्या होता है, तो फिर वो शख्स जो साथ आया हुआ है, जो महरम है उसकी अगर गवाही डालेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, बल्कि वो साथ थे, उनकी मौजूदगी में ये ट्रांसैक्शन जो है ये अमल में आई है, कोई इसके साथ धोखा फ्रॉड नहीं हुआ। इसी तरह बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर है, उसके लिए भी यही एहतियात जरूरी है कि उसका भी बेटा या भाई या उसका कोई जो रिश्तेदार करीबी अजीज़ है उसके साथ ज़रूर शामिल करें। ये बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह इसको कॉम्पिटेंट बंदे से ड्राफ्ट कराएं, गवाह हाँ ठीक ठाक डालें, शराइत बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पार्टीज के नाम जो हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। अगर किसी शख्स के पास वो कहता है जी मेरे पास मुख्तार आम है या मेरे पास इख्तियार है कि मैं किसी की तरफ से मुआहदा कर सकता हूँ, तो देन यू हैव टू सी द पावर ऑफ अटॉर्नी एंड वहाँ से वेरीफाई करवाएं कि वाकई ये अभी तक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या इसमें इसको इख्तियार भी है कि नहीं एग्रीमेंट टू सेल करने का, क्या ये प्रॉपर्टी बेचने का हक रखता है, पावर रखता है। तो ये भी आपका काम उस पर देखना, उसको बाकायदा वहाँ पे दफ्तर से जहाँ से वो बना हुआ है या बनाया गया है उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, उसको देखें कहीं वो बंदा ये ख़त्म तो नहीं हो गया हुआ, ये बात ये कैंसिल तो नहीं हो गया हुआ, या इसमें क्लियर कट इख्तियार है इसको ऐसा करने का या नहीं। तो ये प्रिकॉशंस हैं, ये सेफ गार्ड्स हैं, ये मेजर्स हैं जो आपने जो हैं वो लेने हैं। तो इस तरह ये बहुत लोग बैरून मुल्क होते हैं, उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी देखें आप कि क्या उसके पास क्लियर है, क्या वो फॉरेन ऑफिस से बाकायदा उसमें टेस्ट हुई हुई है। ये लाजिम है कि वहाँ के फॉरेन ऑफिस से भी टेस्ट होती है जिससे वो जारी होता है, और फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है कंसर्न, वहाँ से भी बाकायदा उसकी वेरिफिकेशन होती है।
और फिर अगर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो फिर उसको बकायदा यहाँ से रजिस्टर करवाना पड़ता है मुतलका सब रजिस्ट्रार की ऑफिस से, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो देन ही द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू मेक एनी एग्रीमेंट विद यू। तो ये भी बड़ा जरूरी है, तो ये आपने एहतियाती करनी है इसमें। तो अब एग्रीमेंट टू सेल जो है ये बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन एक बात यह है कि एग्रीमेंट टू सेल इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी राइट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो एक मजीद राइट पैदा करने के लिए बनाया गया है। ये खुद कोई ऐसा राइट नहीं देता किसी को, ये सेकंड डॉक्यूमेंट देने के लिए बनाया गया है इन द शेप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए ये आज खुद ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद पे अगला डॉक्यूमेंट बनना है, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट जो है इसके बारे में भी काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है और उसको देखना पड़ेगा, इसको वैलिडिटी इसकी देखनी पड़ेगी, इसकी और चीज़ें देखना पड़ेंगी कि ये सही तौर पे ड्राफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इस बारे में एग्रीमेंट टू सेल के लवाजमात क्या होने चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। अब एक और रोल होता है सब्सक्राइब का। सब्सक्राइब किसको कहते हैं? जो लिखता है। सब्सक्राइब को पर पता होना चाहिए, जो मैंने पहले शुरू में बातें की। और सब्सक्राइब जो है उसकी भी एविडेंस हो सकती है, स्टैम्प वेंडर की भी एविडेंस हो सकती है। स्टैम्प वेंडर का तो मसला ख़त्म हो गया, अब तो पंजाब बैंक से स्टैम्प मिलते हैं इसको लिखने के लिए, तो वो तो समझा जाता है कि वाकई वहाँ से जारी हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब जो है उसकी पहले शुरू में ला ये था कि उसकी एविडेंस भी एज अ टेस्टिंग विटनेस हो जाती थी। यानी अगर एक गवाह है और अगर दूसरा गवाह नहीं है या नहीं पेश किया, तो अगर वो लिखने वाला पेश हो गया तो वो एक टेस्टिंग विटनेस तस्वर होता था। लेकिन अब उन्होंने सेटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ला, जैसा कि PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 241 में उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो सब्सक्राइब है ये विटनेस टेस्टिंग विटनेस तस्वर नहीं हो सकता। इसी तरह और भी जजमेंट्स हैं इस बारे में। तो अलबत्ता उसका भी रोल है, वो अच्छे तरीके से लिखे, वो अपने रजिस्टर में उसको दर्ज करे, उसका नंबर लगाए, बल्कि थोड़ा सा उसके खुलासा बनाया अपने रजिस्टर में कि मैंने क्या लिख के इनको दिया। वहाँ पे भी गवाहान के दस्तखत कराए, अंगूठे लगवाए, पार्टीज के लगवाए, उसका नंबर दे वसीके का, अपनी मोहर लगाए वसीके पे, यानी जो उसने एग्रीमेंट लिख के दिया है उसकी डेट लिखे नीचे। और ये बड़ा जरूरी है, एक और बात छोड़ जाते हैं ये वसीका नवीस लिखने वाले, यानी ये लाजिम है कि डॉक्यूमेंट लिखने के बाद उसको बकायदा पढ़ के सुनाया समझाया जाना फरीकान को लाजमी है, और ये सर्टिफिकेट देना, ये एंडोर्समेंट देना जरूरी है इसके नीचे, तहरीर के नीचे, कि ये जो है ये बकायदा पढ़कर सुनाया समझाया गया था फरीकान को और उन्होंने समझ सोच कर इस पे दस्तखत अंगूठे किए। ये तहरीर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो डॉक्यूमेंट दुरुस्त साबित नहीं होगा और तहरीर शुदा सही नहीं होगा। इसी तरह देखें ना, जब एविडेंस आती है कोर्ट में तो वहां पे भी यह कहा जाता है कि जो इसने एविडेंस दी है इसको पढ़कर सुनाई गई है और इसने समझ ली है कि ये सही है। इसी तरह जब डॉक्यूमेंट को तैयार होता है तो उसके नीचे भी ये एंडोर्समेंट, ये तहरीर होना लाजिम है कि ये डॉक्यूमेंट जो है उसके कंटेंट्स जो हैं ये पढ़कर सुनाए गए हैं किसको? पार्टीज को, जिन्होंने शराइत तय की हैं और उन्होंने इनको सुनकर समझ सोच कर इस पर दस्तखत अंगूठे की। ये एंडोर्समेंट देना किसने लिखनी है? ये सब्सक्राइब ने लिखनी है, जो लिखने वाला है, जो राइटर है। लेकिन ये आमतौर पर छोड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है ये ऐसा होना है ये नहीं होना, और फिर उसका रजिस्टर में दर्ज करें वसीका नवीसी में, उसका बाकायदा नंबर लगाएं, उसके ऊपर भी खाने में रजिस्टर जो है ये उखड़ा पुखड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही ठीक ठाक उसको मेंटेन करना चाहिए, और उसकी बाकायदा नंबरिंग जो है वो सीरियल वाइज चलनी चाहिए, और उसमें कोई नज़र ना आया कि इसमें कोई धोखाधड़ी है कि रजिस्टर बाद में बनाया गया या बाद में दर्ज किया गया, और उस पर बाकायदा ये एक तरीका कार है। इसको पढ़कर भी सुनाना समझाना चाहिए, रजिस्टर में भी दर्ज करना चाहिए, उसका बाकायदा नंबर लगाना चाहिए, और जो शराइत हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बारे में आजकल एक और जो है ये आ गया हुआ जजमेंट्स आ गई हुई हैं कि जो है ये बंदा जिसने वो दावा दायर करना, बाद में डिस्प्यूट हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल पे अमल नहीं होता, तो फिर जो प्लेंटिफ है वो दावा कोर्ट में जाता है, जिसने वो डिग्री लेनी है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जो है ये सेक्शन 12 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसके तहत ये दावा दायर होता है, और इसके बड़े लवाजमात हैं, इसमें बड़ा लंबा चौड़ा ला है इसमें,
स्पेशल रिलीफ एक्ट में। तो ये हमेशा जो है ये उसको जो है विजिलेंट होना चाहिए, किसको भला, प्लेंटिफ को। और कानून ये है आजकल ये सेटल आ गया है कि उसको बकायदा जो रकम बकाया उसने देनी है ना, ये किसको भला, डिफेंडेंट को, जो वेंडी है, वो रकम फौरी तौर पे कहे जी मेरे पास है, मैं देना चाहता हूँ, आई एम रेडी। इसको कहते हैं रेडीनेस, विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी। इसके बारे में उसको स्ट्रेस करना चाहिए कोर्ट में जाकर कि मैं तो जनाब आई एम ऑलवेज रेडी टू गेट द रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्टर्ड इन माई फेवर, बट द डिफेंडेंट इज नॉट इंक्लाइन टू डू सो। उसके लिए भी आपको रकम जो है वो जो बकाया रह गई हो वो मुकम्मल तौर पे जमा करवाने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसके बारे में भी काफ़ी केस लाभ थ्रैश आउट हो गया। 2017 SCMR 222 है पेज, इसके अलावा 2020 SCMR 171 है, एक है 2018 SCMR पेज इसका 2039 है जनाब। इसी तरह 2020 CLC पेज 300 है। तो ये काफ़ी सारी जजमेंट्स है इस पर कि पैसे ज़रूर आपने जमा करवाने, विजिलेंट होना चाहिए आपको। इसको कहते हैं विलिंगनेस एंड रेडीनेस। पहले भी इसका तस्वर मौजूद था कि जो डिग्री लेना चाहता है वो कहता है मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, तो उसके पैसे होने चाहिए उसके पास, और शो करे एक अपनी बोनाफाइड बिफोर द कोर्ट कि आई एम ऑलवेज रेडी टू परचेज दिस लैंड एंड आई हैव मनी विद मी, आई एम रेडी टू डिपॉजिट दैट अमाउंट बिफोर द कोर्ट टू शो माई बोनाफाइड। तो ये भी आजकल एक है, इसमें मामला जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये टोकन के बारे में भी PLD 2019 लाहौर 346 पेज है, जिसमें कहते हैं कि टोकन तो हो सकता है लेकिन उसमें क्योंकि शराइत नहीं होती इसलिए उसको एग्रीमेंट टू सेल नहीं कहा जा सकता। तो एग्रीमेंट टू सेल वही होता है जिसमें शराइत हों। और इसी तरह एक और जजमेंट भी बड़ी अच्छी जजमेंट है, वो 2017 SCMR 5 जज साहबान की जजमेंट है, पेज 98 है। वो कहते हैं जी अगर फ्री कैन में से किसी के दखल नाम भी हो लेकिन अदरवाइज ये साबित हो कि इनके दरमियान शराइत तय हुई थी इम्प्लाइडली या अदरवाइज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 8-9 के ताबे ऐसा हुआ था, तो फिर ये इस बुनियाद पे किसी को नॉन सूट नहीं किया जा सकता कि उसमें किसी पार्टी के दखल नहीं। तो ये भी बड़ी अच्छी लैंडमार्क जजमेंट है। तो बहरहाल ये थोड़ी बहुत बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा ज़मीन के बारे में या प्रॉपर्टीज़ के बारे में मुआहदे होते रहते हैं, लेकिन मुआहदे बाज़ औक़ात सिर्फ बुनियादी नकाइस की बुनियाद पे लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग दुरुस्त नहीं होती, उसके लवाजमात को पूरा नहीं किया जाता। तो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए। यानी एक सेक्शन 21 है स्पेशल रिलीफ एक्ट की, उसमें सबसे पहली जो ग्राउंड लिखी हुई है किसी को नॉन सूट करने की वो ये है कि अगर मुआहदे में अनसर्टेनिटी हो तो जो प्लेंटिफ है वो रिलीफ नहीं ले सकता। अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है कि उसने शराइत ही क्लियर नहीं है, उसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन ही सही नहीं लिखी हुई, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं लिखी गई, तो फिर ऐसी सूरत में जो प्लेंटिफ है वो नाकाम हो जाता है। तो मैं आपसे आखिर में यही बात करना चाहूँगा कि मलकियत देखनी चाहिए पहली बात, कि क्या जो मुआहदा कर रहा है उसकी मलकियत भी है कि नहीं है। हाँ, कई लोग जो हैं वो सिर्फ मुख्तारनामा दिखा के ना सामने, हालांकि उसमें उनको इख्तियार भी नहीं होता प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो वो धोखा फ्रॉड करके लोगों से मुआहदा करके पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ये बड़ा आप देखिए, इस पर बड़ी गौर करना चाहिए। तो यही बातें थी चंद मैं आपके लिए आपको बताना चाहता था कि आप इसमें मोहतात हों, और अगर मोहतात तरीके से आप करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपके पैसे ज़ाया नहीं। तो ये चंद गुजारिशात थी। थैंक यू वेरी मच।